Chief of Defence Staff, General Bipin Ji Rawat, Revenue Minister, Karnataka Government, Sri R. Ashok, Air Chief Marshal V. R. Chaudhary, Defence Secretary Sri Ajay Kumar, Air Marshal मानवेंद्र सिंह और इस सभागार में उपस्थित हमारे एयर वॉरियर्स और आर्म फोर्सेस के रेस्पेक्टेड वेटरन्स, ऑफिसर्स और मेरे मीडिया के मित्रों, आज इंडियन फोर्स द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में अपनी बात रखने के लिए आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हुई है। कहते हैं कि इतिहास केवल विश्वास ही नहीं, कहते हैं विश्वास कि इतिहास केवल विश्वास नहीं बल्कि विश्लेषण की वस्तु होती है। ऐसे में मैं समझता हूं कि अगले 3 दिनों में आप सभी न केवल 1917 के वार की ऐतिहासिक उपलब्धियों बल्कि उसमें और क्या बेहतर हो सकता था और उसकी लर्निंग्स को हम आज की सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी गहनतापूर्वक विचार विमर्श और विश्लेषण भी करेंगे। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स और इस कॉन्क्लेव से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उन सभी सोल्जर्स, सेलर्स और एयर वॉरियर्स के शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं, उनके परिजनों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से 1971 के वार में हमारी जीत सुनिश्चित हुई है। यह देश उन वीरों के त्याग और बलिदान के प्रति सदैव ऋणी रहेगा और उनके सपनों को पूरा करने की राह में सदैव आगे बढ़ता रहेगा। इस कॉन्क्लेव की थीम यानी बर्थ ऑफ ए नेशन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए पॉलिटिको मिलिट्री थॉट्स एंड गोल्स, मैं समझता हूं स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर सबसे उपयुक्त थीम यही है, क्योंकि यह तीनों सेनाओं और सरकार के बीच सिनर्जी और कोऑपरेशन ही था जिसने इतने बड़े अभियान में हमारे देश की सफलता सुनिश्चित की है। साथियों, 1971 का वार और इसमें भारतीयों की जीत जितनी खास है, मैं समझता हूं इस युद्ध का आधार या कहें बैकग्राउंड भी उतना ही खास है। यह इतिहास के उन कुछ एक चुनिंदा युद्धों में से एक है जो न केवल जमीन से लड़ा गया, न किसी आसमान पर हक जमाने के लिए, न किसी तरह की सत्ता को हासिल करने के लिए। इस युद्ध के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था मानवता और लोकतंत्र की गरिमा की सुरक्षा। आजादी के 23 साल बाद तक भी आम चुनावों का मुंह तक न देखने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क शासन के नाम पर कभी मार्शल लॉ तो कभी इमरजेंसी रूल झेलने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क 1917 के प्रथम आम चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले बंगबंधु को देश की सेवा का अवसर देने की बजाय उन्हें जेल की दीवारों के पीछे भेज देने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क और इस दौरान मानवाधिकारों की मांग करने वाले आम और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करने वाला के मुल्क से वहां की जनता को मुक्ति दिलाना हमारे देश का राजधर्म भी था, राष्ट्र धर्म भी था और साथ ही हमारा यह सैन्य धर्म भी था। साथियों, हमारा राष्ट्र दुनिया के जिस प्राचीनतम शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी है, उसमें न्याय और सुशासन को केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण लोक के लिए उसके प्रयास की बात कही गई है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अराजके ही लोकेस्मिन् सर्वतो विदिते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजनाम स्त्रित प्रभु, यानी लोक में बलवानों से निर्बलों की सुरक्षा और अराजकता व कुशासन से मुक्ति ही किसी भी राज्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और पूरी धरती को अपना परिवार मानने वाले हमारे राष्ट्र का मस्तक इस बात के लिए हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा कि जब जब भी जरूरत पड़ी है, यह सत्य, न्याय और मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। 1971 के संग्राम का भी यही आधार रहा था और सैन्य नीति और राजनीति का यह समन्वय ही था, यह कोऑर्डिनेशन ही था जिसने इस उद्देश्य में हमारी सफलता को सुनिश्चित किया।
यह दोनों का कांग्रुएंस ही था कि तत्कालीन लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप पर पूरा भरोसा करके उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की पूरी छूट दी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी परंपरा के अनुरूप देशवासियों का भरोसा पूरी तरह से कायम रखा। इस वार में कहने के लिए तो ईस्ट और वेस्ट दो मेन फ्रंट थे, पर वास्तव में अनेक ऐसे फ्रंट थे जिनका हमको ध्यान रखना था और जो पॉलिटिको मिलिट्री सिनर्जी के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, एक ओर हमें मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना था, दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान से आए लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज को भी देखना था, और तीसरी ओर पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल बाउंड्री अथवा सीज फायर लाइन, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, पर किसी भी तरह के आक्रामक रवैये को रोकना था। चौथा, नॉर्दर्न सेक्टर से चाइना के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकना था, और इन सब के साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत की उस ताक यानी क्रेडिबिलिटी को भी हमको बरकरार रखना था, जिसके तहत भारत हमेशा शांति, न्याय और मानवता का पक्षधर रहा है। वैसे तो मार्च अप्रैल 1971 तक वार की परिस्थितियां बन चुकी थीं, पर इन सब के लिए हमें एक अच्छा खासा समय चाहिए था, और सरकार ने बड़ी सूझबूझ और पेशेंस के साथ हमारी सेनाओं को वह समय उपलब्ध कराया। आप सब इस बात से भी अवगत होंगे कि इस कैंपेन को कैसे पोस्ट मानसून पीरियड तक स्थगित किया गया, ताकि ईस्ट पाकिस्तान की नदियों में बाढ़ की संभावना कम रहे और साथ ही चाइना से जुड़े नॉर्दर्न सेक्टर के पास से बर्फ से पूरी तरह से ढक जाए। इस दौरान भारत सरकार का दुनिया के बड़े देशों से हाथ मिलाने का प्रयास और सोवियत संघ के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी बड़ा अहम कदम साबित हुआ। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने जब भारत का साथ देने से सीधा इनकार कर दिया, ऐसे में रूस का हमारा साथ देना हमारे मनोबल और डिप्लोमेसी की एक बड़ी उपलब्धि थी। इस कदम से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हुआ जिसने अंत तक आते आते हमारे विरोधियों, खासकर पड़ोसी विरोधियों को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारी राह की काफ़ी मुश्किलें दूर होती चली गईं। इसी समय हम एक और मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर सके, तो दूसरी ओर हमारी सेनाओं को भी, खासकर इंडियन एयरफोर्स की जमीनी तैयारी, जैसे एयर डिफेंस एंड डायरेक्शन सेंटर का सेटअप, रनवे रिपेयर और इक्विपमेंट और वेपन आदि की स्टॉकिंग करने का अवसर मिल गया। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस को भी पूरा टाइम और सपोर्ट मिला, और उन्होंने ईस्ट और वेस्ट फ्रंट से अच्छी खासी इनपुट्स भी उपलब्ध कराई। साथियों, और जैसा कि मैंने पहले कहा, वर्ल्ड कम्युनिटी को भी हमें कॉन्फिडेंस में रखना था और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोस में हो रहे अत्याचार और शोषण के बारे में अवेयर कराना था। इसी बीच हम वह भी करने में पूरी तरह से सफल रहे। कहने का मतलब यह है, 3 दिसंबर 1971 को जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली पूरी तरह तैयार थे, और इसका परिणाम क्या हुआ, आज हम सब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे अच्छी तरह वाकिफ है। हमारे देश के पॉलिटिको मिलिटिकल थॉट एक्शंस के कांग्रुएंस ने एशिया में एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। शोषण और अन्याय को पराजित कर एक बार फिर यह साबित किया कि यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। जब मैं यहां धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब किसी रिलीजन, कम्युनिटी या सेक्ट नहीं है। धर्म से मेरा मतलब उस विशाल मानव धर्म से है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् के भाव पर पूरी तरह से आधारित है। जब हम विशाल मानवता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह उतना मायने नहीं रखता कि किसी की इंडिविजुअल बिलीफ क्या है। इसलिए साथियों, क्या फर्क पड़ता है कि वार की पूरी कमान जिन्होंने संभाली, जनरल मानेक शाह एक पारसी थे। क्या फर्क पड़ता है कि उस समय हमारी एयरफोर्स के चीफ बिशप पीसी लाल एक हिंदू थे। क्या फर्क पड़ता है कि नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल लतीफ एक मुस्लिम थे।
क्या फर्क पड़ता है कि ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सिख थे, और क्या फर्क पड़ता है कि ढाका में जाकर जनरल नियाजी से सरेंडर के लिए नेगोशिएट करने वाले मेजर जनरल जैकब एक जीव थे। फर्क इस बात से पड़ता है साथियों कि इन सबका संघर्ष एक सबसे ऊंचे धर्म के लिए था, और वह था मानवता का धर्म। ढाका में 16 दिसंबर 1971 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइनिंग के साथ ही अनगिनत बंगाली बहनों और भाइयों पर किए जा रहे भयानक अत्याचारों का अंत हो गया। यह अत्याचार केवल इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के संरक्षण और सहज मानवाधिकारों की मांग करने लग गए थे। मुझे यह भी कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा देश हमेशा से इस धर्म की राह पर चलता रहा है, और निस्संदेह आगे भी हमारा यह भारत चलता ही रहेगा। तत्कालीन पॉलिटिकल और मिलिट्री थॉट्स की एनालॉजी का इससे महत्वपूर्ण उदाहरण और क्या होगा कि न तो कैंपेन शुरू करने के लिए मिलिट्री पर कभी दबाव डाला गया, और शुरू होने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद न ही बीच में कैंपेन को रोकने को कहा गया। परिणाम यह हुआ कि 14 दिनों तक चला यह युद्ध हमारे देश की मिलिट्री हिस्ट्री, खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के इतिहास का एक ग्लोरियस चैप्टर साबित हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर देखा, जिसमें 93,000 से अधिक सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। इन महज 14 दिनों में पाकिस्तान ने अपनी 1/3 आर्मी, आधी नेवी और 1/4 एयरफोर्स खो दी थी। साथियों, यह वार कई मायनों में हिस्टोरिक साबित हुआ। स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस ने इसे आगे चलकर जस्ट वार का एक क्लासिक एग्जाम्पल भी करार दिया। हमारी सेनाओं द्वारा प्रस्तुत भारत की इथिकल और मॉरलिटी की महान विरासत का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता था कि हमारी सेनाएं ढाका पर पूरी विजय सुनिश्चित हो जाने के बावजूद वहां किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना अथवा किसी प्रकार का पॉलिटिकल कंट्रोल इंपोज किए बिना उन्हें उनकी सत्ता सौंपकर वापस आ गई। यह भी उसी भारतीय मानवीय सभ्यता का एक अप्रतिम उदाहरण है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितां अस्थापये तत्र तदवंशम कुर्याच्च समय क्रियाम। यानी विजयी पक्ष को चाहिए कि वह सामने पक्ष की मंशा को जानकर वहां के किसी योग्य व्यक्ति को सत्ता सौंप दे। वह उस राज्य के सभी नियम, कानूनों आदि को भी प्रजा के हित में उनकी इच्छानुसार यथावत रहने दे। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि जो कार्य किसी समय श्री राम ने लंका में और श्री कृष्ण ने मथुरा में किया, वही कार्य हमारी सेनाओं ने 1971 में बांग्लादेश में किया। साथियों, आज जब बदलते समय में बदलते वारफेयर के अनुसार हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि 1971 का वार इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इस वार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और फाइट करने का महत्व बताया। यह वार हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वेल निट टीम फंक्शनिंग के साथ साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक एक्यूमेन और आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने में रेस्पॉन्सिव मैन्युफैक्चरिंग बेस के रोल का भी साक्षी रहा है। यह सिक्योरिटी चैलेंजेज में एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की जरूरत और उसके महत्व को भी दर्शाता है। साथियों, आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मिल चुका है, हम पुनः उसी अंडरस्टैंडिंग और सिनर्जी के संकल्प को दोहराते हैं जिसे हमने 1971 के वार में देखा था। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हम हमारी आर्म्ड फोर्सेस और रक्षा मंत्रालय के फर्दर इंटीग्रेशन से इन इनिशिएटिव्स को उनके लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जा रहे हैं। आने वाले समय में इसके फॉलोअप प्रोसेस में थिएटर और उसके नीचे सभी लेवल्स में इंटीग्रेशन
इंश्योर किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट से लेकर इंडिजनाइजेशन, प्रायोरिटाइजिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट तक में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस को अधिक कैपेबल, एफिशिएंट और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाते हुए हम सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर से संबंधित अदर सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट में भी इफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ऑर्डिनेंस सेफ्टी बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का प्रयास और डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास, और सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास शामिल है। कुल मिलाकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना यह हमारा उद्देश्य है और इसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस कॉन्क्लेव में डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स द्वारा इस स्वर्णिम अध्याय के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत को अपने इतिहास और खासकर अपनी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स की उपलब्धियों पर गर्व है, जिन्होंने सर्विसेज के साथ साथ इस राष्ट्र की गरिमा को अखंड रखा है और अक्षुण्ण रखा है। अगले 2 दिनों के सेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हुए हमारी अचीवमेंट के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस कॉन्क्लेव की और भविष्य में आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। अंत में स्वामी राम तीर्थ जी, जिनकी संयोग से आज जयंती भी है, को नमन करता हूं और उनके एक कोट के साथ अपना निवेदन समाप्त करना चाहता हूं। डिसाइड दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, डिसाइड दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, you will do what you set out to do. If you are determined, possible distractions will still be there, but you will continue on your path and remain undisturbed. And sankalpa is very important. You cannot change your circumstances, the world, or your society to suit you. But if you have strength and determination, you can go through this procession of life very successfully. इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।